आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है जो कि इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न अधिगम के अंतर्गत जो है, ये प्रश्न अधिगम के अंतर्गत कहाँ से किस सिद्धांत से लिया गया है, सबसे पहले आप इस पर चर्चा कीजिएगा और उसके बाद में जो है इसका उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि देखिए B.F. स्किनर का सिद्धांत है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि B.F. स्किनर का सिद्धांत है। आप सभी को याद है कि B.F. स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो B.F. स्किनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पर आराम से, तसल्ली से, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के आपको आराम से प्रश्न को समझना है। पहले कोई जल्दी नहीं करनी, सबसे पहले आपको प्रश्न को बहुत तसल्ली से समझना है कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। B.F. स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था। तो B.F. स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर क्लियर हो गया। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि B.F. स्किनर का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रयोगशाला के प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था। यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार B.F. स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के बाद में दिया था, उसी प्रकार से हल ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो हल का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार के नियम पर आधारित था। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपके सामने है परिकल्पनाओं पर आधारित था, नंबर 2 पर है गणितीय गणनाओं पर आधारित था, नंबर 3 पर है प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों पर आधारित था, और नंबर 4 डी विकल्प है सामाजिक अधिगम पर आधारित था। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। गौरव शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते, आपके पूर्वजों के गांव डीक से, बिल्कुल बिल्कुल। राजेश कुमार जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अनीता चौधरी का आंसर आ चुका है बी। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए। आंसर आ रहा है बी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए। राजेश कुमार का आंसर भी आ रहा है बी, अमृता जी का आंसर भी बी आया है, SWM का आंसर जो आ रहा है वो भी बी आ रहा है, लोकेश शर्मा का आंसर भी बी आ रहा है, सुरेंद्र चौधरी का आंसर भी बी आ रहा है, SK शेर मोटिवेशन का आंसर भी बी आ रहा है, राजेश कुमार का आंसर भी बी आ रहा है, लोकेश का आंसर भी बी आ रहा है, सोनम गुप्ता का आंसर भी बी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी का आंसर जो है, बिल्कुल सभी का आंसर जो है सही आंसर जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो है हल का जो सिद्धांत है वो हल का सिद्धांत गणितीय गणनाओं पर क्या है, आधारित है। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है, क्योंकि हल ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो हल का सिद्धांत 17 स्वयं सिद्धियों, हल का जो सिद्धांत था वो हल का सिद्धांत 17 स्वयं सिद्धियों, 17 उपनियमों और 133 प्रमेयों पर आधारित था। 133 प्रमेयों पर क्या था, आधारित था। और इसीलिए आप सभी को इस बात की पूरी जानकारी है कि हल के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, हल के सिद्धांत को हम मैथमेटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यानी हल के सिद्धांत को हम गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं और परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी हल के सिद्धांत को कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि हल ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो हल के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत पूरा का पूरा गणितीय गणनाओं पर आधारित था। हल के द्वारा स्वयं की तरफ से बनाए हुए नियम, उपनियम और उसी के बनाए हुए प्रमेयों के ऊपर वो जो सिद्धांत था वो पूरा का पूरा आधारित था। इसलिए सभी विद्यार्थियों का, सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि हल का सिद्धांत जो था वो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया, योकम के द्वारा कहा गया, सिम्पसन के द्वारा कहा गया, डॉक्टर मैफे के द्वारा कहा गया। एक बार वापस प्रश्न पर सभी ध्यान दे लीजिए कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया या योकम के द्वारा या सिम्पसन के द्वारा, डॉक्टर मैफे के द्वारा कहा गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सभी इसका सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी। पूजा शर्मा का आंसर आ चुका है ए।
जी स्टेटस वीडियो का आंसर ए आ चुका है। अभिषेक जांगड़ का आंसर ए आ चुका है। सुरेंद्र चौधरी का आंसर जो है ए आ चुका है। भावेश बिश्नोई का आंसर ए आ चुका है। सोनम गुप्ता का आंसर ए। अमृता जी का आंसर ए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही का आंसर जो है। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। बढ़ते चलिए। बिल्कुल सही आंसर आया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सभी धन्यवाद के पात्र है कि सभी ने इसका जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन जो कहा गया है यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ये कह रहा है कि ज्ञान एवं अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को अपन मनोवृत्ति भी कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा कि अभिवृत्ति को अपन मनोवृत्ति भी कहते हैं, अभिवृत्ति को जो है अपन नजरिया भी कहते हैं, या अभिवृत्ति जो है उस अभिवृत्ति को अपन दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो इसे मनोवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण तीनों के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो ने दी है, किंग, सले व गेरी के द्वारा दी गई है, हिलगार्ड के द्वारा दी गई है, या वुडवर्थ के द्वारा दी गई है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अंजलि प्रजापति का आंसर ए आ चुका है। डिंपल जी का आंसर ए आ चुका है। बढ़ते चलिए आगे। कुसुम जी का आंसर भी ए आ चुका है। नमो नमः, नमो नमः। राम भजन जी का भी आंसर आ चुका है ए। एकता जी का आंसर भी आ चुका है ए। बढ़ते चलिए दोस्तों, बढ़ते चलिए। बिल्कुल 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 सही, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है कि अधिगम के संदर्भ में ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि ज्ञान एवं अभिवृत्तियों की प्राप्ति ही अधिगम है। इसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ था, आप सभी को याद हो कि आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वह आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। और ये परिभाषा जो मनोविज्ञान में अधिगम के संदर्भ में जो ये परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आंसर जो जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रो एंड क्रो। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी परिभाषा में आदत ज्ञान और अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग हो तो इस प्रकार से इस परिभाषा को देने वाले जो हैं, इस परिभाषा को देने वाले कौन है? हमारे क्रो एंड क्रो हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में शेयर भी करते जाइए, बाकी कोई स्टूडेंट रह रहे हो तो। अगला प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो सिद्धांत सीखने में जो है, जो सिद्धांत सीखने में दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखने पर बल देता है? इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत, या आकस्मिक अधिगम का सिद्धांत? बताइए दोस्तों। वापस मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, सभी प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी कहने का मतलब वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है जो सीखने में अप्रत्यक्ष अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है? वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है जो सीखने में अप्रत्यक्ष अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है? अप्रत्यक्ष अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है वो सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, या अनुबंधन का सिद्धांत है, या प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत है, या आकस्मिक अधिगम का सिद्धांत है? बढ़ते चलिए आंसर, बढ़ते चलिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है। लगभग सभी विद्यार्थियों का आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। और इसी चीज को आपको याद भी रखना है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है जिसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है,
अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है जो सीखने में प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अप्रत्यक्ष अनुभव को महत्वपूर्ण मानता है? वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो उस सिद्धांत को हम कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि किसके द्वारा दी गई? जो कि दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न पर थोड़ा सा आपको ध्यान देकर के प्रश्न को पढ़ना है और तसल्ली से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। शास्त्रीय अनुबंधन यानी जिसे हम कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर आपको ध्यान देना, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। क्या यह सही है कि अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं? नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, पुनरावृत्ति पर बल देता है। पावलोव का सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। नंबर 3, बालकों के भय एवं दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। बालकों के भय एवं दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है या उसका अनुप्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 पर है, अवबोध या रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। अवबोध या रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से जल्दी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि इवान पेत्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। नंबर 2 है, पुनरावृत्ति पर बल देता है। नंबर 3 है, बालकों के भय एवं दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 है, अवबोध या रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। तो बताइए अब तक के सारे प्रश्नों में पहला प्रश्न है जिसको लेकर के विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रश्न को या तो समझ नहीं पा रहे या उनका अभी तक कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ। एक बार वापस ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए, हम सब ने ये पढ़ा है कि अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो पुनरावृत्ति पर बल देता है, क्योंकि आपने उसके अंतर्गत पढ़ा कि जब पहले CS दिया गया बाद में UCS दिया गया तो ऐसी स्थिति में UCR प्रकट हुई। यानी पहले पावलोव ने घंटी की ध्वनि करी, घंटी की आवाज, घंटी की ध्वनि के बाद में प्रस्तुत किया भोजन, और ऐसी स्थिति में भी कुत्ते के मुंह से क्या प्रकट हो गई? लार। और लास्ट में स्थिति क्या रहती है कि CS की उपस्थिति में क्या प्रकट होने लग जाती है? CR। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, ये चीज आपको बताई गई है, आप सबने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि CS क्या होता है। अनुबंधित जो उद्दीपक है, वो अनुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जो बार बार समय अनुसार अनानुबंधित उद्दीपक के साथ उपस्थित होने के कारण कुछ समय के बाद में अनानुबंधित उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। तो देखिए शब्द क्या आ रहा है? बार बार। बार बार का मतलब है कि अनुबंधन स्थापित करने के लिए CS और UCS को एक बार ही प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, CS और UCS को बार बार साथ साथ लाना पड़ता है। और काफ़ी समय के बाद में जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो जो है कुछ समय के बाद में
या काफ़ी समय के बाद में, क्योंकि अनुबंधन कुछ समय के बाद भी हो सकता है और अनुबंधन में थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अनुबंधन सीखने वाले की एकाग्र क्षमता पर डिपेंड करता है कि अगर सीखने वाला या जिस पर प्रयोग किया जा रहा है वह जितना ज़्यादा एकाग्र होता है प्रयोग के दौरान, उतना ही कम समय में अनुबंधन क्या होता है, स्थापित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पहली चीज सही है कि यह पुनरावृत्ति पर बल देता है। नंबर 2, बालकों के भय एवं दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो भय और तर्कहीन भय दोनों का निवारण करने में सहायता करता है, क्योंकि अनुबंधन के माध्यम से भय की स्थापना भी की जा सकती है और अनुबंधन के माध्यम से भय को समाप्त भी किया जा सकता है। और तीसरा है कि अवबोध या रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। अवबोध या रुचि की भूमिका क्या होती है, अत्यंत कम है। तो ये भी बात सही है। गौर करके देखो, जिन्होंने ये आंसर दिया है, वो सब चीज इस बात पर ध्यान दीजिए कि अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उस अनुबंधन के सिद्धांत में सारा खेल किसका होता है, स्मृति स्तर का। यानी अनुबंधन का सिद्धांत स्मृति स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। यानी कहने का मतलब उसमें समझ और रुचि की भूमिका क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अनुबंधन पुनरावृत्ति पर डिपेंड होता है, वो किसी भी सीखने वाले बालक की रुचि पर डिपेंड नहीं होता है। अब अगली बात देखिए, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। क्यों? क्योंकि गौर कीजिए कि अनुबंधन के सिद्धांत में सीखे हुए तथ्य सामान्यतः स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद में, सीखने के कुछ समय के बाद में यदि यूसीएस को रोक दिया जाता है, मतलब यदि पुनर्बलन को रोक दिया जाता है, तो आप सबने पढ़ा है कि विलोपन हो जाता है। यानी सीखा हुआ जो विषय होता है, वो सीखा हुआ विषय क्या हो जाता है, विलोपित हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्योंकि अनुबंधन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनुबंधन को ज़्यादा लंबे समय तक चलाए रखने के लिए हमें बीच बीच में पुनर्बलन देना पड़ता है। अगर हमने पुनर्बलन को लंबे समय तक रोक दिया तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अनुबंधन की प्रक्रिया जो है उसका विलोपीकरण हो जाता है, वो विलुप्त हो जाती है। और उसे वापस एक्टिव करने के लिए, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः प्रकटीकरण, तो स्वतः प्रकटीकरण करने के लिए हमें जो है उसी पुनर्बलन को अनुबंधित प्रक्रिया में पुनः दोबारा लाना पड़ता है। तो आपने देखा कि जब लास्ट में केवल घंटी घंटी की आवाज़ होती है और भोजन प्रस्तुत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है कुत्ता घंटी की ध्वनि को सुनकर के एक समय के बाद में लार गिराना बंद कर देता है, मतलब उसका क्या हो जाता है, विलोपीकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पहला है त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो बताइए निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सुरेंद्र चौधरी का आंसर आ चुका है सी, एकता यादव का सी। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बढ़िया। आप सबका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में नहीं है, क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, वेक्टर थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई है, कुर्ट लेविन के द्वारा दी गई है। तो कुर्ट लेविन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है क्षेत्र सिद्धांत, उसे एक व्यवहारवादी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी आप सबको पता है त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत भी व्यवहारवादी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी व्यवहारवादी है, और क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है।
तो ये तीनों सिद्धांत व्यवहारवादी है, केवल जो है फील्ड थ्योरी जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा इसे ध्यान देते हुए आपको इस प्रश्न का हल करना है। गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम के प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, बहुभेदीकरण अधिगम या समस्या समाधान अधिगम? विकल्प बी है ऑप्शन बी, सिद्धांत अधिगम, बहुविभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। विकल्प सी है समस्या समाधान अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और बहुविभेदीकरण अधिगम। नंबर 4 पर है बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानकी के सिद्धांत में जो अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, उन 8 प्रकारों में से वह 4 प्रकार कौन से हैं जिनका क्रम बिल्कुल सही है? बताइए। रॉबर्ट गैने के 8 में से 4 प्रकारों में सही क्रम किसका है? बिल्कुल सोनम सुरेखा जी का आंसर आ रहा है डी, एकता जी का आंसर डी, कुसुम जी का आंसर डी, राधिका जी का आंसर डी, अंजलि प्रजापति का आंसर डी। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए। देखिए बिल्कुल आप सभी का आंसर सही जा रहा है। पहला अधिगम का प्रकार कौन सा बताया है रॉबर्ट गैने ने? संकेत अधिगम। दूसरा अधिगम का प्रकार कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा अधिगम का प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था? तीसरा अधिगम का प्रकार पढ़ा हमने श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 पर कौन सा पढ़ा हमने? शाब्दिक। नंबर 5 पर था बहुविभेदन, बहुविभेदन जिसको बहुविभेदीकरण भी कहा जाता है। नंबर 6 पर था प्रत्यधिगम। नंबर 7 पर था सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत अधिगम और नंबर 8 पर था समस्या समाधान। तो अब देख लीजिए आपकी किसका क्रम बिल्कुल सही जा रहा है। नंबर 1 पर संकेत, नंबर 2 पर उद्दीपक अनुक्रिया, नंबर 3 पर श्रृंखला, नंबर 4 पर शाब्दिक, नंबर 5 पर बहुविभेदीकरण, नंबर 6 पर प्रत्यय, नंबर 7 पर सिद्धांत और नंबर 8 पर है समस्या समाधान। तब आप देख लीजिए संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद ये दे रहा सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समस्या समाधान। नंबर 2 पर है सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय और समस्या समाधान। सी पर है समस्या समाधान, संप्रत्यय, सिद्धांत और बहुविभेदीकरण। और नंबर 4 पर है बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय जिसको हम प्रत्यय अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग के नाम से भी हम जानते हैं, अगला है सिद्धांत और लास्ट में है समस्या समाधान। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, इस पर कौन बल देता है? बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने में मुख्य आधार जो है प्रेक्षण है। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना या निरीक्षण करना। यानी कोई भी बच्चे जो है ज़्यादातर नैतिक व्यवहार को जो सीखते हैं वह उसे ऑब्जर्व करके या उसका निरीक्षण करके जो है दूसरों के व्यवहारों को देख करके सीखते हैं। तो कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत,
मनोविश्लेषण सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोनम गुप्ता जी का आंसर आ चुका है ए। जी स्टेटस वीडियो आंसर ए। सुरेंद्र चौधरी का आंसर सी। बढ़ते चलिए, जल्दी जल्दी बढ़ते चलिए। चीकू का आंसर सी। राम भजन गुजर का आंसर ए। बिल्कुल। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों का जिसमें इसमें आंसर गलत हो रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका आंसर इसमें गलत गया। वो गलत क्यों गया? क्योंकि उन्होंने यहां पर क्या किया कि इस नैतिक शब्द को पकड़ करके इसका संबंध जीन पियाजे के साथ जोड़ दिया। क्योंकि इस बात को उन्होंने पहले कभी पढ़ा होगा कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत या तो जीन पियाजे का महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन उन्होंने इस छोटे से बिंदु पर ध्यान नहीं दिया कि यहां पर यह प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखना, नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या माना जा रहा है? प्रेक्षण। और बालक किसी भी व्यवहार को देख करके जो सीखता है, अनुकरण करके जो सीखता है, उस पर हमारे अधिगम का एक ही सिद्धांत बल देता है, चाहे वो व्यवहार नैतिक हो, यानी उसमें बालक चाहे हो सकता है नैतिक मापदंडों को सीख रहा हो या किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को सीख रहा हो। दोनों चीजों पर अगर प्रेक्षण के माध्यम से बल दिया गया है, जहां पर बालक निरीक्षण करके देखकर दूसरों के व्यवहार की अच्छाइयों को ग्रहण करता है, उनसे कुछ नैतिक मापदंडों को भी जीवन में सीखता है, ठीक है। यानी जैसे कि दूसरों का अभिवादन करना वो अपने पिता को देख करके सीख रहा है, या मान लीजिए कुछ भी इस प्रकार के नैतिक मापदंड है कि किसी गरीब की सेवा करनी चाहिए, तो ये भी वो अपने पिता को या अपनी माँ को इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हुए देख करके सीख रहा है। तो यहां पर जो सिद्धांत इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से बल देता वो सिद्धांत कौन सा कहलाता? हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही किसी भी बालक के जो है, किसी बालक के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास करने में या कुछ नैतिक मापदंडों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखो इस चीज को कि प्रेक्षण की जहां पर बात आती है, जहां पर बालक दूसरों के व्यवहार को देख करके सीख रहा है, तो वहां पर जो सिद्धांत काम करता है वो करता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? देखिए कितना बढ़िया को प्रश्न है, क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और ये प्रश्न ऐसा है जो कई बार अब से पहले परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, परीक्षाओं में भी पहले कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, या उपयुक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। पूजा शर्मा ने आंसर दे दिया डी। सोनम गुप्ता का आंसर आ चुका है सी। SWM आंसर डी। बढ़ते चलिए, अंजलि प्रजापति का आंसर डी। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। राम भजन गुजर का आंसर आ चुका है डी। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? सीखना निम्न में से कौन से उदाहरण से प्रदर्शित हो रहा है? कौन सा एग्जाम्पल है जो सीखने के अंतर्गत इस बात पर बल दे रहा है? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, या उपयुक्त सभी।
बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। यह सही आंसर क्यों है, इस पर ध्यान दो। स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में लार आना, यहां पर क्या स्थिति हो रही है? स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। कुत्ते के मुंह में भोजन को देख करके लार आना, कुत्ते के मुंह में या मुख में भोजन को देख करके क्या आना? लार। भोजन को देख करके लार प्रकट होना, यहां पर कोई अधिगम नहीं है, इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है, तो सहज क्रिया है। क्या है? सहज क्रिया। नंबर 2 पर बात करें, चढ़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो यहां पर बच्चे में जो ये परिवर्तन हो रहा है, चढ़ने का, भागने का और फेंकने का, लेकिन उसने यहां पर साफ लिख दिया 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। यहां पर जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन किसके कारण आ रहा है? परिपक्वता के कारण। एक बालक 3 से 5 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत जो है चढ़ना सीख जाता है, भागना सीख जाता है, या किसी भी चीज़ को फेंकना सीख जाता है। तो गौर करके देखो आप, यहाँ पर बालक में होने वाले ये परिवर्तन जो है वो अधिगम से नहीं हो रहे हैं। बालक में होने वाले ये परिवर्तन जो उसके अंतर्गत दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये परिपक्वता के कारण हो रहे हैं। और नंबर 3 पर अगर अपन देखते हैं, हाथ जोड़ करके अध्यापक का अभिवादन करना। हाथ जोड़ करके अध्यापक का क्या करना? अभिवादन। ये है अधिगम, जिसमें बालक ने दूसरों के व्यवहार को देखकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके अध्यापक का अभिवादन करना सीख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिपक्वता इत्यादि से होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नहीं, हां, अनिश्चित और कभी कभी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम है? क्या परिपक्वता से आने वाले परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित होते हैं? हां, नहीं, अनिश्चित या कभी कभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, हां। बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। बिल्कुल सही आंसर सभी का आ रहा है, नहीं। परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, जबकि अधिगम जो होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है? अर्जित। नंबर 2 पर बात करें, परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलती है। परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्वता जन्मजात है, अधिगम अर्जित होता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कि परिपक्वता से होने वाले जो परिवर्तन हैं वो परिवर्तन कभी भी अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। थकान से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं है। परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं है। मूल प्रवृत्तियों से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा इम्प्रिंटिंग से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इम्प्रिंटिंग से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके अलावा बीमारी से होने वाले परिवर्तन भी अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। नशीली चीज़ों का सेवन करने से जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में आते हैं वो भी अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा कि इनसे होने वाले परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की और परीक्षा की तैयारी की या याद करना। बताइए कि अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या याद करना। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि अभी तक अपना 11 नंबर का प्रश्न ही सामने आया है। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। कुसुम जी के आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की, क्योंकि अधिगम ने हमें पढ़ा है कि प्रशिक्षण के द्वारा या अभ्यास के द्वारा
या अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही, व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम में सम्मिलित करते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की। चलिए अगला प्रश्न है, जेपी गिलफ्रोड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का अर्जन, अनुभव प्राप्त करना या व्यवहार में परिवर्तन। बताइए, जेपी गिलफ्रोड के अनुसार अधिगम किसको माना जाता है? सोच में परिवर्तन को, ज्ञान के अर्जन को, अनुभव को प्राप्त करना या फिर व्यवहार में परिवर्तन। यानी जेपी गिलफ्रोड ने अधिगम के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है? याद कीजिए, जेपी गिलफ्रोड ने अधिगम के संदर्भ में परिभाषा दी है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वह व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न देखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपके अधिगम की सारी विशेषताएं क्लियर हो रही है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, या अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दीजिए आंसर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वापस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, और अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या होगा कि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस चीज को याद रखिएगा कि अधिगम बाह्य दृष्टिगत, आपको याद करिए टॉलमैन का सिद्धांत, अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है, अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात कही है टॉलमैन ने कि अधिगम क्या होता है? अधिगम अव्यक्त होता है, अधिगम जो होता है वो लेटेंट भी होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके सामने है। कक्षा 8 का मनोज प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है। कक्षा 8 का मनोज प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, परसेप्शन, मानसिकता, अधिगम का पठार या संयोजन? अधिगम का पठार या संयोजन। कक्षा 8 का मनोज प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिगम का पठार। और दोस्तों पठार आने के कारण क्या होता है? थकान भी पठार आने का कारण होता है। ठीक है, विषय वस्तु की मात्रा अगर अधिक होती है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तब भी पठार आ जाते हैं। ठीक है, समय की अधिकता होती है, पढ़ते समय बहुत अधिक समय पर व्यक्ति लगातार पढ़ता रहता है, तब भी पठार आ जाते हैं। रुचि कम हो जाती है, तब भी पठार आ जाते हैं। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो जाता है, तब भी पठार आ जाते हैं। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, तब भी पठार आ जाते हैं। अगर घर में और विद्यालय में कठोर अनुशासन होता है, तब भी पठार आ जाते हैं। तो इनमें से किसी भी कारण से जो है पठार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी चीज को याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम के पठार। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए संभव कारक है। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए संभव कारक है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, विशिष्ट उद्दीपक परिवर्तन और प्रशिक्षण। बताइए, अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए संभव कारक क्या है? परिपक्वता है, अभिप्रेरणा है, विशिष्ट उद्दीपक परिवर्तन है या प्रशिक्षण है? एकता जी का आंसर आ चुका है सी। एकता जी अपने आंसर पर विचार कर सकती है दोबारा भी आप।
एकता जी अपने आंसर पर विचार कर सकती है। जो भी स्टूडेंट्स सी आंसर दे रहे हैं एक बार विचार कर सकते हैं दोबारा कि उनका आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, क्योंकि यहां पर पहले भी आपको बताया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अधिगम में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी, उसके लिए संभव कारक निम्न में से कौन सा होता है। बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं आप। जो लोग आंसर बी दे रहे हैं वो भी अपने आंसर पर विचार कर सकते हैं। अमृता जी ने इसका आंसर दिया ए। आखिर इस प्रश्न का उत्तर बहुत गलत क्यों जा रहा है, विचार कीजिए। विश्वेंद्र सिंह चौधरी जी का आंसर सी, मोनू बैरवा का आंसर बी। प्रश्न कोई कठिन नहीं है, प्रश्न कठिन नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे। अंजलि प्रजापति का आंसर सही आया है, देव चौधरी का आंसर भी जो है गड़बड़ जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है प्रशिक्षण। अरे आपको पहले भी कई बार ये बात बताई गई है कि अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी आते हैं उनको हम अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए संभव कारक है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है, समझना आपको। जो आज लाइव सेशन से नहीं जुड़े वो तो रह गए पीछे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। कुछ बहुत से कंसेप्ट ऐसे थे जो क्लियर हो सकते थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 16 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यवहार परिवर्तन को अधिगम की संज्ञा दी जा सकती है। देखिए किस प्रकार व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हमारे व्यवहार में होने वाले किस प्रकार के परिवर्तन को आप अधिगम कह सकते हो। पहला ऑप्शंस देखिए, एक शिशु रेंगने लग जाता है, कुछ समय बाद चलने लग जाता है और कुछ समय के बाद वह दौड़ने लग जाता है। एक शिशु बालक रेंगने लग जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो चलने लग जाता है और कुछ समय के बाद में फिर वो दौड़ने लग जाता है। एक बालक वही भाषा बोलने लग जाता है जो उसकी माँ बोलती है, उसी ढंग से उच्चारण करता है जैसे उसके पापा करते हैं, एवं उसी ढंग से कपड़ा पहनने लग जाता है जैसे उसका भाई पहनता है। एक बालक विगत 3 घंटों से चल रहा था, अब एकाएक गेंद खेलने लग जाता है। और एक बालिका लगभग 3 माह से अस्वस्थ चली आ रही थी, स्वास्थ्य लाभ होने पर वह तुतलाने लग जाती है। तो बताइए इसमें से किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। गौर करके देखिए, एक शिशु रेंगने लग जाता है, रेंग रहा है, कोई अधिगम कर रहा है, रेंग रहा है। रेंग किसके कारण रेंग रहा है, वो बच्चे में रेंगना या घिसटने की जो प्रक्रिया हो रही है वो किसके परिणाम स्वरूप हो रही है, वो किसके परिणाम स्वरूप हो रही है दोस्तों, परिपक्वता। पहले वो रेंगने लग जाता है, फिर कुछ समय के बाद चलने लग जाता है और फिर कुछ समय के बाद दौड़ने लग जाता है। नंबर 2 ऑप्शंस क्या कह रहा है, एक बालक वही भाषा बोलने लग जाता है जो उसकी माँ बोलती है, उसी ढंग से उच्चारण करने लग जाता है जैसे उसके पिता करते हैं, और उसी ढंग से कपड़ा पहनने लग जाता है जैसे उसका भाई पहनता है। अगला है, एक बालक विगत 3 घंटों से चल रहा था, अब अचानक एकदम से गेंद फेंकने लग गया। और एक बालिका लगभग 3 माह से अस्वस्थ थी और स्वास्थ्य लाभ होने पर वो तुतलाने लग गई। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ बी, क्योंकि भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है और अनुकरण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम का ही अंश होता है, अधिगम के द्वारा ही अर्जित है, वही अधिगम है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का नमूना नहीं माना जा सकता। वो व्यवहार कौन सा है जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है। निम्न में से किसे मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का नमूना नहीं माना जा सकता। एक बालक पहेली हल कर लेता है, बिजली का झटका लगते ही हमारा पांव हट जाता है,
प्याज का टुकड़ा आंख के पास रखते ही आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और रोशनी पड़ते ही पलकें झपकने लग जाती है। बताओ, बताइए बताइए बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार प्रश्न है। विश्वेंद्र सिंह चौधरी, आंसर बी। यहां पर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या निम्न में से कौन सा व्यवहार का नमूना मूल प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है, जिसे मूल प्रवृत्ति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। एक बालक पहेली हल कर लेता। हाँ, अब आ रहे हैं सही। प्रीति का आंसर सही आ रहा है, हार्दिक का आंसर सही आ रहा है, सुरेंद्र चौधरी का आंसर सही आ रहा है, इसके प्रजापति का आंसर सही आ रहा है, अमृता जी का आंसर सही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। अब समझ गए आप। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एक बालक पहेली हल कर लेता है, क्योंकि यहां पर देखो बिजली का झटका और पांव का हटना यह मूल प्रवृत्ति है। प्याज का टुकड़ा, आंख से आंसू आना मूल, और रोशनी पड़ते ही पलके झपकना यह भी मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार में ही सम्मिलित होता है। चलिए अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता क्या होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता क्या होता है? सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, तटस्थ होता है या निष्क्रिय व तटस्थ होता है? बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता क्या होता है? सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है? बताइए, अगले प्रश्न पर उत्तर दीजिए कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता क्या होता है? बिल्कुल सही। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार और। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट को देखकर डरने लग गया। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग गया। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पावलोव के सिद्धांत से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न कहां से लिया गया है? पावलोव के सिद्धांत से। तो पावलोव के सिद्धांत से यह प्रश्न लिया गया, तो इस पर ध्यान दो। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली व काले कोट को देख करके डरने लग गया, तो यहां पर किस प्रकार के अनुबंधन में निहित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। चलिए आगे चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थिति आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? अल्बर्ट बंडूरा के सोपान बताइए। यहां पर सोपान पूछे जा रहे हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने निरीक्षण के द्वारा सीखने के 4 सोपान बताए हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने निरीक्षण के द्वारा सीखने के कितने सोपान बताए हैं? सीखने के 4 सोपान बताए हैं। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 4 सोपानों का सही क्रम क्या है? अनुप्रेरणा, इसको हम कहते हैं मोटिवेशन, अवधान अटेंशन, धारणा रिटेंशन, और पुनरुत्पादकता रिप्रोडक्शन। अब बताइए सही क्रम क्या है? मोनू जी अपने आंसर पर विचार कर सकते हैं। मोनू जी अपने आंसर पर विचार कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऊपर लिख दिया है कि अनुप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, अवधान को अटेंशन, धारणा को रिटेंशन और पुनरुत्पादन को रिप्रोडक्शन। आपसे कहीं गलती हो रही है तो सुधार कर सकते हैं। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। सबसे पहले अवधान अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, और लास्ट में अनुप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, या जिसको अपन कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहा जाता है जो घटित होता है बालक के। अधिगम उस परिवर्तन को कहा जाता है जो घटित होता है बालक के व्यक्तित्व में, व्यवहार में, संज्ञान में या मनोवृत्ति में। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि अधिगम उस परिवर्तन को कहा जाता है जो घटित होता है बालक के। अधिगम कहाँ घटित होता है? व्यक्तित्व में घटित होता है, व्यवहार में घटित होता है, या संज्ञान में या मनोवृत्ति में घटित होता है? कहाँ घटित होता है अधिगम? जल्दी आंसर दीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अधिगम उस परिवर्तन को कहा जाता है जो घटित होता है बालक के किसमें? व्यवहार में। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर परिवार के साथ हमेशा हंसते खेलते रहिए, इसी तरह प्रसन्न चित्त रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट संडे को फिर आपके एक लाइव सेशन के साथ में अगले प्रश्नों के साथ अपनी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।